सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। और मेरा नाम यश है। और आज हम पीआईबी एक्सक्लूसिव में बॉन्ड मार्केट के ऊपर बात करने वाले हैं। वही बॉन्ड मार्केट, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर। तो देख लेते हैं। डीपनिंग द कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया बेस्ड ऑन नीति आयोग रिपोर्ट 2025। तो 11 दिसंबर 2025 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी थी जो डायरेक्टली कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के ऊपर थी। तो एक बार हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडिया में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट कैसा है। तो इंडियाज कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट हैज़ एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली विद आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स राइजिंग फ्रॉम 17.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो फाइनेंशियल ईयर 15 में था टू 53.6 ट्रिलियन रुपीज़ जो फाइनेंशियल 25 में था। जो लगभग 12% एनुअली ग्रोथ हुई है बॉन्ड मार्केट के हमारे। इंडिया का जो मार्केट साइज़ है वो अराउंड 15 to 16% है जीडीपी के, इंडिया की जीडीपी के। हायर देन बिफोर बट स्टिल लोअर देन जो हमारे और नेबरिंग कंट्रीज़ है और कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया और चाइना हो गया। उनका जो मार्केट साइज़ है वो हमसे ज़्यादा है। एक इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इशुएंस इज हैविली स्क्यूड टूवर्ड्स ट्रिपल ए और डबल ए रेटेड बॉन्ड्स विथ प्राइवेट प्लेसमेंट डोमिनेटिंग एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एमएसएमई एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो पहले इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है कि कितना डीप है हमारा पर्टिकुलर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। बट उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर जो ट्रिपल ए और डबल ए रेटेड बॉन्ड्स हैं उसी की तरफ क्यों हैविली स्क्यूड है हमारा ये मार्केट, और प्राइवेट प्लेसमेंट ही क्यों ज़्यादा होती है, नॉर्मल प्लेसमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते हैं, या लिमिटेड पार्टिसिपेशन क्यों है एमएसएमईज़ का। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट जो है ना वो ये है कि रिस्क अवर्जन करने के लिए। ठीक है, रिस्क अवर्जन का मतलब क्या होता है, जो रिस्क अवर्जन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये डिमांड साइड कंस्ट्रेन है, डिमांड साइड कंस्ट्रेन। तो कंस्ट्रेन, तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी इन्वेस्टर्स होते हैं ना हमारे, प्राइमरी इन्वेस्टर्स INV लिख रहा हूँ मैं, जो प्राइमरी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली मार्केट मेकर्स होते हैं। हाँ, इस कॉरपोरेट मार्केट के बॉन्ड मार्केट बोल दूँ तो जैसे कि बैंक्स हो गए, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियाँ हो गई है ना, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, कंपनीज, पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, MFs हो गए, है ना। ये मार्केट मेकर्स होते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के। तो ये सारे लोगों को एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैवी रेस्ट्रिक्शन पे वर्क करते हैं, और इनके पास कैपिटल नॉर्म्स भी होते हैं। इनको कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फुलफिल करने होते हैं, है ना, इन सारे प्राइमरी इन्वेस्टर्स को। तो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कोई हायर रेटेड बॉन्ड है तो उसमें क्या है, रिस्क कम होगा। तो किसी बैंक को, SPD को, इंश्योरेंस कंपनीज को कम, मतलब मेनली बैंक्स को कम प्रोविजन रखना पड़ेगा, कैपिटल असाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक लोन पे या कोई भी अमाउंट जो देते हैं किसी और इंसान को या किसी कंपनी को या फंड करते हैं तो उसके बिहाफ पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखना पड़ता है एज अ रिस्क। तो उसको बोलते हैं मतलब कैपिटल प्रोविजन, मतलब कैपिटल प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, कैपिटल प्रोविजनिंग। तो अगर रिस्की वाला होता है जिसकी लोअर रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ये रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत कम पैसा बचता है बैंक को खुद की फंक्शनिंग करने के लिए या उसका प्रॉफिट बनाने के लिए, तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट रिड्यूस। तो इसलिए ही ये लोग जो है ना ट्रिपल ए बॉन्ड या डबल ए बॉन्ड की तरफ जाते हैं, उससे नीचे डील नहीं करते हैं।
तो ये एक प्रॉब्लम है कि स्क्यूड है हमारा। इसके अलावा रेगुलेटरी नॉर्म्स भी होते हैं, मतलब रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस। तो इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कुछ बैंक्स को, जो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, तो उनको अलाउ नहीं होता कि वो AAA या AA बॉन्ड से नीचे वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो ये कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स भी होते हैं जिनको फुलफिल करने होते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर लोअर रेटेड इशूअर। तो अगर कोई लोअर रेटेड इशूअर है, मतलब कोई कंपनी है जो अपना बॉन्ड इशू करना चाहती है, कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करना चाहती है, और वो A रेटेड, AAA रेटेड या A रेटेड नहीं है, उससे नीचे रेटेड है, तो इनको एक एडिशनल क्रेडिट गारंटी रखनी पड़ती है। भाई कोई इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा इनमें जब उनका एक रिस्क प्रोफाइल हेल्दी होगा। तो अगर इनके बॉन्ड्स की रेटिंग, कंपनी के बॉन्ड की रेटिंग कम होगी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, परचेज करनी पड़ेंगी, क्रेडिट एनहेंसमेंट कराना पड़ेगा अपने बॉन्ड्स का। वो कैसे करते हैं, बैंक्स जो है ना गारंटी देती है इनको, उसके लिए इनको बैंक्स को कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ पैसा पे करना पड़ता है, और बैंक्स उनको गारंटी देती है कि अगर ये कंपनी पैसा देने में डिफ़ॉल्ट करती है या इन्वेस्टर्स को पैसा वापस नहीं करती है, तो बैंक्स फिर वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, बैंक्स पे करेगा। तो इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है ना, जब ये कॉर्पोरेट कंपनी जो है एक पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाने की कोशिश कर रही है, पैसा फंड करने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा हो जाता है अगर वो लो रेटेड इशूअर है, जिसमें जो बॉन्ड का रेट है वो AAA या AA से कम है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज नहीं भी करती हैं। तो जो MSMEs होती है ना, यही इसका रीज़न है। जो MSMEs होती हैं या क्या बोलते हैं, मिड रेटेड कंपनीज होती हैं, मिड रेटेड कंपनीज, वो बॉन्ड इशू ही नहीं करती हैं क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करती हैं, वो बॉन्ड इशू ना करके, कॉरपोरेट बॉन्ड इशू ना करके वो डायरेक्ट बैंक से लोन ले लेती हैं। बैंक लोन फंड कर देता है फिर, क्योंकि वो ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू कि वो बॉन्ड इशू करके पैसा ले। तो जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी कॉरपोरेट्स हैं, अगर उनकी बैलेंस शीट अच्छी होगी या स्ट्रांग, तो उनके लिए बॉन्ड मार्केट से पैसा फंड करना इफेक्टिव है ना। इसलिए MSMEs, ये जो पॉइंट लिखा है ना ऊपर कि MSMEs वाला है ना, कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम MSMEs, वो इसीलिए ही है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभी एक और चीज़ थी कि क्यों बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है प्राइवेट प्लेसमेंट का। ठीक है, पब्लिक प्लेसमेंट होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। मतलब मैं बॉन्ड को जो है ना बाहर इशू नहीं करता, मार्केट में इशू नहीं करता, मैं कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाता हूँ और उनको उनमें इशू करा देता हूँ और वो उसके थ्रू अपनी फंडिंग ले लेता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में क्या है कि 95% ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड इशू होते हैं, वो भी इसके थ्रू। कॉरपोरेट बॉन्ड इशू होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ऐसा क्यों करती हैं कंपनीज? क्योंकि ये फास्टर होता है, चीपर होता है, कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्या है, कम डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। अगर सेबी के थ्रू पब्लिकली करना पड़ेगा, सेबी के थ्रू करना पड़ेगा, तो हाई डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, पूरे का पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी, क्या मेरी बैलेंस शीट क्या है, मेरे डेप्ट्स कितने हैं, मेरा रिस्क प्रोफाइल कैसा है, मुझे सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें कम डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं, और कॉम्प्लाइंस भी कम रहेंगे, तो कॉम्प्लाइंस ऑब्लिगेशन भी कम रहता है। तो अगर पब्लिक डिस्क्लोजर करता है कोई कॉरपोरेट इशू करता बॉन्ड, तो उसके लिए लेंदी प्रोसीजर होता, ठीक है, डिस्क्लोजर लेंदी होता, और जो इनको प्रॉस्पेक्टस देना पड़ता है किसी भी कंपनी को, जब भी बॉन्ड इशू कर रही होती है, और उनको लिस्टिंग कॉस्ट भी देना पड़ता है, तो वो उससे बच जाती हैं अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं।
और मार्केट टाइमिंग रिस्क से भी बच जाती हैं, मार्केट टाइमिंग रिस्क, ठीक है, इन सब चीज़ों से बच जाती है। तो हमने ये 2 पॉइंट को अच्छे से देख लिया कि क्यों ट्रिपल ए बॉन्ड और डबल ए बॉन्ड की तरफ ज़्यादा जाती है इशुएंस, और प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों डोमिनेटिंग है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन क्यों है एमएसएमईज का। अभी एक रिटेल इन्वेस्टर्स का और देखना बाकी है। इसका तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या क्या चाहते हैं कि वो एमएफ में, लिक्विड म्यूचुअल फंड में कर दें पैसा, और लिक्विड मतलब म्यूचुअल फंड में डालते हैं या इक्विटी में डालते हैं ना, शेयर खरीद लें किसी कंपनी के, उसके थ्रू रिटर्न कमा लें, या बैंक में पैसा डाल दें, बैंक डिपॉजिट करते हैं, तो उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा होता है यहाँ से, और रिस्क भी कम होता है इनके लिए, तो इसलिए ये इसमें प्रेफर्ड नहीं होते, नहीं करते हैं ये पार्टिसिपेट, और इनके लिए एग्ज़िट भी आसान नहीं होता। तो लैक ऑफ एग्ज़िट, उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क, उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इनको प्रॉब्लम होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स होती है उनको प्रॉब्लम होती है, और लोअर रेटेड बॉन्ड होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स, मेरी राइटिंग थोड़ी गलत है, मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना, कि रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशानी होती है और जो लोअर रेटेड बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि लैक ऑफ एग्जिट इंक्रीज कर देता है रिस्क को, ठीक है। तो इस लाइन का ऐसे करके पूरा मतलब समझना था, ठीक है, ये एक लाइन का ये मतलब है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने ये सब चीज़ों को ऐसे करके लिख रखा है यहाँ पर कि रिस्क अवर्जन इंस्टीट्यूशंस वो डिमांड करते हैं ओनली ट्रिपल ए और डबल ए बॉन्ड्स, रेगुलेटरी लिमिट्स कंस्टेंट्स होते हैं कुछ लोअर रेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे, और हाई कॉस्ट होता है बोरिंग का एमएसएमईज के लिए, इसलिए नहीं करते हैं वो, डिस्करेज करता है बॉन्ड इशुएंस, प्राइवेट प्लेसमेंट ज़्यादा आसान होती है इसलिए क्राउड आउट्स करता है, पब्लिक इशुएंस बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, परेशानी होती है उसे करने में, इसलिए वीक सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा आसान वीक होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री और एग्जिट आसान नहीं होती इसलिए, और कोई पास्ट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट भी हो चुके हैं इसमें, तो इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, तो इसलिए ऐसा रीज़न है। अब अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हर एक लाइन का अपने लिए अलग अलग मतलब है। तो वाई आर डीप कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट मैटर्स, क्यों चाहता है नीति आयोग ने, क्यों इस पे ऐसा एक वर्कआउट किया कि डीपनिंग हो जाए हमारे कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की इंडिया में। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न, सबसे पहला वाला रीज़न क्या है, डाइवर्सिफाइंग फंड रिसोर्सेज बियॉन्ड बैंक्स, रिड्यूसिंग सिस्टमिक बैंकिंग रिस्क। तो इसका एक बहुत अच्छा मतलब है कि जो इंडिया है ना, इंडिया जो ना, जो एक बैंक डोमिनेटिंग सिस्टम है हमारा, डोमिनेटिंग सिस्टम है, तो कंपनीज क्या करती हैं, जो कंपनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं, बैंक्स पे, कि वो फंड कर दें, तो बैंक फंडिंग के लिए, तो इससे क्या परेशानी होती है कि इससे क्रिएट हो जाता है कंसंट्रेशन रिस्क। अब ये सारी कंपनीज कुछ ही बैंक्स पे कंसंट्रेट हो जाती हैं और उनके थ्रू फंडिंग करा लेती हैं, तो बैंक पे रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर ये बैंक कभी भी ऐसा हुआ कि कभी ऐसा हुआ कि बैंक ने कोई स्ट्रेस फेस किया, तो क्या होगा, राइज हो जाएंगे एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट राइज होने लग जाएंगे, और कैपिटल शॉर्टेज हो जाएगी, इनको फंडिंग नहीं मिलेगी, कंपनीज को शॉर्टेज हो जाएगी, और क्या चीज़ है, जो क्रेडिट एक्सेस है ना एंटायर इकोनॉमी में, वो भी कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा इकोनॉमी। तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट क्या करता है कि ये कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट जो है फर्म या कंपनीज को डायरेक्टली लिंक करता है इन्वेस्टर से, तो वो डायरेक्टली उनसे पैसा फंड करा सकते हैं, और जितना जो एक्सेसिव डिपेंडेंसी है ना बैंक पे, वो रिड्यूस हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन रिस्क है ना बैंक पे, वो रिड्यूस हो जाएगा, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएंगे। अभी आरबीआई ने एक लिस्ट
में कुछ 3 बैंक्स को डाला था, जिसको बोलते थे सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, है ना। उसके अंदर SBI आ रखा है, और HDFC है, HDFC है, और ICICI है। इन बैंक्स को, क्योंकि ये बैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर ये डूबेंगे तो और सब भी डूब जाएंगे, या पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इन लोगों को जो है, इन बैंक्स को कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल 1 का जो है कुछ पार्ट और मेंटेन करना पड़ता है। SBI को 0.8% करना पड़ता है एक्स्ट्रा, HDFC को 0.4% करना होता है, और ICICI को 0.2% करना होता है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। इनको बकेट सिस्टम बोलते हैं, बकेट में डाल रखा है, इसको 1 में डाल रखा है, इसको 2 में डाल रखा है, 3 खाली है, 4 में इसको डाल रखा है, और 5 खाली है। तो 5 बकेट का सिस्टम होता है, ठीक है। तो पहले जो लाइन है, इसका मतलब ये पूरा था कि डाइवर्सिफाइंग फंडिंग रिसोर्सेज बियॉन्ड बैंक्स, रिड्यूसिंग सिस्टमिक बैंकिंग रिस्क, ठीक है। अगला क्या है, इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी थ्रू रॉबस्ट यील्ड कर्व्स दैट बेंचमार्क कॉर्पोरेट डेब्ट्स, ठीक है। तो अभी पर इसको भी पढ़ लेते हैं कि ये मतलब क्या है। तो जो अगर कोई बॉन्ड मार्केट है वो डीपन होगा, है ना, बॉन्ड मार्केट अगर वो डीपन होगा तो वो एक क्लियर पिक्चर दे पाएगा, वो क्लियर पिक्चर दे पाएगा किसकी, इंटरेस्ट रेट की फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो जैसे कि 1 साल, 5 साल, 1 साल में क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही हैं ये कंपनीज, है ना, 5 साल में क्या करा रही हैं, 10 साल में कितना कर रही हैं। अगर अच्छा इंटरेस्ट दे रही हैं तो इसका मतलब ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो यील्ड कर्व होता है ना, वो मेरे को ये बताता है कि कितना ये कंपनीज या कॉर्पोरेट एक इंटरेस्ट को पे करें, इंटरेस्ट कितना पेड होना चाहिए, किन टर्म्स में, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो कितना, वर्सेस लॉन्ग टर्म है तो कितना, ठीक है। और सेफ कंपनी है तो कितना, और रिस्की कंपनी है वर्सेस रिस्की कंपनी है, तो वो उसकी एक पिक्चर प्रोवाइड करा देता है। ये जो कर्व होता है, ये कर्व कुछ 2 या 3 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं डायरेक्टली। यील्ड कर्व्स कैसे होते हैं, यील्ड कर्व्स में क्या होता है, ऐसे करके इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे होता है, इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे होता है, और मैच्योरिटी एक्स एक्सिस पे होती है। तो कभी कभी ये कर्व ऐसा होता है अपवर्ड स्लोप के साथ, और फ्लैट भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, और कुछ इरेगुलर भी होता है, हम शेप भी होती है इसकी। तो ये पर्टिकुलर जो यील्ड कर्व होता है ना, वो आइडिया बताता है, मतलब आइडिया देता है कि कितना इंटरेस्ट पे होना चाहिए बेस्ड ऑन की कंपनी कैसी है। कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है, लॉन्ग टर्म के लिए दे रही है, सेफ कंपनी है, रिस्की कंपनी है, उसके बेसिस पे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस मिस प्राइजिंग। तो अगर मेरे एक गुड कंपनी है, ठीक है, गुड कंपनी है या सेफर कंपनी और एक बैड कंपनी है, तो दोनों के लिए जो ना इंटरेस्ट रेट अलग अलग होगा। इसके लिए अगर मेरा रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट रेट हाई होना चाहिए, और टाइम भी डिसाइड करता है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ गुड कंपनी है तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगी भी नहीं आपको, है ना, क्योंकि वो ऐसी स्टेबल है, तो रिस्क कम है, जितना रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ऐसा समझ लो। तो अगर अच्छी कंपनी है तो वो ओवर चार्जिंग ना करे, मतलब आपको ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में ना दे, है ना। और अगर बैड कंपनी है तो वो अंडर चार्जिंग ना कर, अगर बैड कंपनी है तो वो आपको ज़्यादा कम पैसा ना दे, अंडर चार्ज ना करे। तो उस चीज़ को समझने के लिए यील्ड कर्व को समझना पड़ता है। तो यील्ड कर्व के थ्रू प्राइस डिस्कवरी होती है, और वो तभी हो सकती है जब एक रॉबस्ट और डीप हमारा बॉन्ड मार्केट हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि बेटर यूज़ ऑफ मनी। तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है और गुड कंपनी है, उसके पास पैसा आएगा, अच्छा खासा फंड आएगा, और वो उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगी, है ना। तो ये है, और ये इम्प्रूव करता है
मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, MPT, इम्प्रूव करता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। कैसे? अगर आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस किया तो जो बॉन्ड यील्ड होता है ना, बॉन्ड यील्ड, वो भी एडजस्ट हो जाता है अपने आप ही, एडजस्ट क्विकली। और उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है लोन पे, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग कि वो बैंक पे डिपेंड करें, बैंक नेगोशिएशन, क्योंकि अगर ये बैंक से सब कुछ करेंगे, कंपनी बैंक से फंडिंग करेगी तो नेगोशिएशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का, और एक रियल पिक्चर भी नहीं पता चलेगी कि असल में कितना इनको इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन यील्ड कर्व की वजह से और ये बॉन्ड मार्केट के डीपन होने की वजह से ये एक परफेक्ट प्राइसिंग हमें मिल पाएगी, परफेक्ट इंटरेस्ट रेट प्राइसिंग हो पाएगी। इंटरेस्ट रेट जो कंपनी के रियल हेल्थ को, रियल बैलेंस शीट को, सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी एक साथ। तो ये एक टॉप मतलब पॉइंट का मतलब था, इस पॉइंट का मतलब यही था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज CDS, रेपोस एंड सिक्योरिटाइजेशन। अब ये मैं तीनों चीज़ों को बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो जो CDS होता है ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। तो ये हेजिंग के लिए या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यूज़ होता है, हेज करने के लिए यूज़ होता है, हेज डिफ़ॉल्ट रिस्क। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए, रिस्क। तो एग्जांपल क्या, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि कोई एक कंपनी है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रही है बायर्स को, जिसमें वो इन्वेस्टर्स हैं ना, एक इन्वेस्टर्स हैं और या बायर्स हैं, वो इशू कर रही है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बाय कर रही है, पैसे दे के फंड करके बाय कर रही है ना। तो अभी इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो हेज करने की कोशिश करेंगे अगर उनको लगता है कि कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट में भी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। तो उससे बचने के लिए ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करेंगे कि वो हेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो हेज कैसे करेंगे, एक अलग से एक इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट ए, जो विलिंगली वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहता है ना, हेजिंग प्रोटेक्शन, या वो इतनी कैपेसिटी रखता है दैट ही कैन बेयर दैट पर्टिकुलर he has a capacity, the institute A has a capacity to bear that particular risk, bear the risk। ठीक है, तो जो ये इन्वेस्टर है, बायर है ना, ये हेज कैसे करेगा, इसको एक प्रीमियम प्रोवाइड कराएगा। तो इसको वो क्वार्टरली या मंथली, मे बी सेमी एनुअली 6 मंथ में, या ईयरली एनुअली, वो एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करना होता है इन्वेस्टर्स को या बायर्स को, जो भी वो प्रोटेक्शन बाय कर रहा है, जो भी वो CDS फैसिलिटी बाय कर रहा है। और ये क्या है, CDS फैसिलिटी को प्रोवाइडर है। तो ये सेलर है, ये सेल करता है CDS फैसिलिटी, और ये बायर है CDS फैसिलिटी का। तो ये किससे प्रोटेक्शन देता है, इस कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने से। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इसके बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है कि वो पैसा वापस मिले ही ना इन्वेस्टर्स को। तो वो इन्वेस्टर्स एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट ए को प्रीमियम दे के बाय कर लेते हैं। तो जब भी ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी, तो जो इंस्टीट्यूट ए है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा इन्वेस्टर्स को, तो प्रोटेक्शन। तो यही है, तो ये CDS का पूरा फ्लो है। अब इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CDS है ना, इसका प्रीमियम कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा देना है किसी एक बायर को, है ना। उसको पैसा कितना पे करना चाहिए, वो प्रीमियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है। तो इसी में आता है वो
डीपनिंग ऑफ बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट अब क्यों डीप होना चाहिए बॉन्ड मार्केट, तो वही डिसाइड करता है प्रीमियम को। कैसे? तो एक सीडीएस मार्केट को क्या चाहिए होता है, सीडीएस मार्केट को दे नीड लिक्विडिटी, लिक्विड अंडरलाइंग लिक्विड अंडरलाइंग बॉन्ड्स फॉर प्रॉपर प्राइसिंग। ठीक है, अगर बॉन्ड मार्केट ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा ना तो सीडीएस का जो प्राइस है वो एक अनरिलायबल प्राइस हो जाएगा, जो प्रीमियम है वो अनरिलायबल हो जाएगा और अनअवेलेबल हो जाएगा। और इन्वेस्टर्स तो इसका इसका अब क्या होगा कि तो कितना वो पर्टिकुलर प्रीमियम पे करना है वो कैसे पता चलेगा कि कितना रिस्की है बॉन्ड, हाउ मच रिस्की द बॉन्ड इज, बॉन्ड कितना रिस्की है। तो जितना ज़्यादा रिस्की बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। पर उसकी डिस्कवरी कैसे होगी कि कितना रिस्की है, उसको उसको पता लगाने के लिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड को सेल और बाय होना पड़ेगा एक मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट एक्टिव ही नहीं है, अगर मार्केट एक्टिव ही नहीं है और वहाँ पर बायर्स ही नहीं है ना सेलर्स हैं, तो हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये बॉन्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बेकार परफॉर्म कर रहा है ना। तो इसका कितना रिस्क है इस बॉन्ड में, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो पहले वो मार्केट में एक अच्छी तरह के सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर वो बाय और सेल होना चाहिए, जिसकी वजह से कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी एंड देन द जो डीलर्स हैं वो डिसाइड कर पाएंगे कि कितना होना चाहिए। और तो जो सीडीएस का इनडायरेक्टली जो प्राइस होता है, सीडीएस का जो प्राइस होता है वो बोरोवर कितना लाइकली है कि बोरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा, बोरोवर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कितना लाइकली है उस पर भी डिपेंड करता है। या कितना हाउ मच इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर कितना लूज़ करेगा लूज़ मनी, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो मार्केट ये सब चीज़ें, ये बोरोवर कितना लाइकली है कि डिफ़ॉल्ट करेगा या इन्वेस्टर कितना लाइकली है कि वो लूज़ करेंगे कितना मनी, है ना। तो वो कैसे डिसाइड करेगा, वो मार्केट के थ्रू डिसाइड होगा। तो मार्केट क्या है, बॉन्ड इंटरेस्ट को देखेगा, वो तभी देख पाएगा जब एक एक्टिव मार्केट होगा। तो इसलिए डीपनिंग ज़रूरी है मार्केट की। मार्केट में बायर्स होने चाहिए, हर एक साइज़ के बायर, हर एक कंपनी साइज़ के बायर्स होने चाहिए, हर एक बॉन्ड साइज़ के बायर होने चाहिए, है ना। और बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर बायर और सेलर ही नहीं होंगे, एक्टिव ही नहीं होगा, तो बॉन्ड इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा। तो जब बॉन्ड इंटरेस्ट पता चलेगा तभी हम सीडीएस का प्राइस पता लगा पाएंगे। सीडीएस का प्राइस पता लगा पाएंगे तो जो जो मेन इन्वेस्टर्स है वो अपने रिस्क को हैज कर पाएंगे तो सीडीएस का यूज़ कर पाएंगे सही से। तो ऐसे मार्केट का डीपनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक मार्केट में एप्लीकेबल है, बॉन्ड मार्केट में नहीं। तो ये भी है कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए और कितना एक्स्ट्रा ये बॉन्ड, जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, कितना एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न में दे रहा है एक सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से या बॉन्ड से, गवर्नमेंट बॉन्ड से, उस पर भी डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो ये सीडीएस प्राइस कितना होना है वो मार्केट की डेप्थ पे पता चलता है कि मार्केट कितना एक्टिव है। अगर वो इनएक्टिव है और उसके थ्रू कोई डाटा आ रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो अनरिलायबल डाटा है। एक मार्केट बहुत डायनेमिक होना चाहिए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी। प्राइस उसका चेंज होना चाहिए हर टाइम पे, और जो रिस्क है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए उन प्राइसेस के थ्रू, और सबको वो प्राइस दिखना भी चाहिए। तो ये एक चीज़ थी कि इसलिए ही जो है ना डीप कॉर्पोरेट मार्केट मैटर, इसलिए वो मैटर करता है कि हम सीडीएस जैसे एडवांस टूल्स को यूज़ कर पाए अपने रिस्क को हैच करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट सीडीएस का यूज़ कर पाए। अभी सेम तरीके से रेपो होगा और सेम तरीके से सिक्योरिटीज़ होंगी, और यहाँ पर भी मार्केट का बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए ही हम एक बार ये भी देख लेते हैं, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, इसलिए मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना, और मैं लिखते टाइम बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड रेपोज होते हैं, बॉन्ड रेपोज वो क्या करते हैं, वो एनहेंस करते हैं, एनहेंसिंग लिक्विडिटी एंड फंडिंग। देखो अभी क्या है, रेपोज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आरबीआई उस पर्टिकुलर रेट पे लेंड करता है किसी भी बैंक को वो मनी,
उसके बदले आरबीआई को ये कोलैटरल्स देते हैं, है ना, कोलैटरल्स देते हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ देते हैं, इंडायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देते हैं, ठीक है। वो सेम फंडा यहाँ पर भी है। यहाँ पर आरबीआई नहीं, वो नॉर्मल लेंडर्स या कॉरपोरेट है, और यहाँ पर वो इन्वेस्टर्स हैं या बैंक है, कोई भी हो सकता है ना, वो है। तो अगर एक डायनेमिक हमारा मार्केट होगा, डीपन मार्केट होगा, तो उसमें क्या है कि अच्छे क्वालिटी के कोलैटरल भी अवेलेबल होंगे, और जो लेंडर्स हैं वो कम प्राइस पे देने को भी तैयार होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है कि दोनों दोनों का एडवांटेज है कि कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, एक बायर पे भी और एक सप्लायर पे भी। मतलब कोई लेंडर है उस पे भी एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, और एक बोरोवर है उस पे भी एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। तो इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा है, इन्वेस्टर अपने फंड्स को बिना सेल किए, मतलब अपने बॉन्ड्स को बिना सेल किए शॉर्ट टर्म फंडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंडिंग कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छा मार्केट होगा तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ये सेम रेपोज के लिए भी है ना। अगला क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं बस शॉर्ट ग्लिम्स दे देता हूँ इसका, कि जो भी इलिक्विड एसेट होता है ना, उसको कन्वर्ट करना ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में, जिसको हम मार्केट में ट्रेड कर पाएँ, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में। तो वो जो कौन सी होती हैं, ये असल में सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, पूलिंग होती है। एक पूल होता है जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं। तो बैंक्स नॉर्मली क्या करता है, मैं बैंक से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, एमएसएमई का कोई लोन हो गया जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, उन सब लोन का एक पूल बना के एक पैकेज बना देते हैं, और फिर उसको एक पैकेज बना के मतलब उसको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर भी एक पूरा नॉर्म है आरबीआई का, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। तो वो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो अभी इससे क्या होता है, जो बैंक है उसके पास पैसा आ जाता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था अब वो परफॉर्मिंग बन जाता है, काइंड ऑफ कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ट्रेड होंगी मार्केट में, उस मार्केट में जब ट्रेड होंगी तो पैसा मिलेगा इनको। तो बैंक्स का क्या फ़ायदा है कि जो इनके पास जो कैपिटल है वो फ्री अप हो जाएगी, है ना। जो ये फंसा हुआ पैसा था, एनपीएस था, वो फ्री हो गया और मार्केट के थ्रू से इनको फंड भी मिल गया। अभी अभी मार्केट में जाएंगे तो ये इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। अभी इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे इनको ये बॉन्ड्स खरीद लेंगे या सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक वो इंटरेस्ट रेट इनको दे देगा, कब, जब ईएमआईज़ आ जाएंगी, है ना, जब इन पे पैसा आने लग जाएगा उन एनपीए के थ्रू, या रियलाइजेशन करना इंसॉल्वेंसी के थ्रू पैसा आ जाए इन बैंक्स पे, है ना, वो कोई पर्टिकुलर कोलैटरल को बेच के पैसा आ जाए, तो उसके थ्रू ये इन्वेस्टर्स को वापस कर देंगी वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो ये ऐसे करके सिक्योरिटाइजेशन करते हैं कि जो भी हाउसिंग लोन होते हैं, एमएसएमईज लोन होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, बैंक उनका एक पूल क्रिएट करता है, उन्हें सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करता है, मार्केट के अंदर सेल कर देता है, डायरेक्ट नहीं सेल करता, वो खुद नहीं सेल करता है, वो एक एसपीवी क्रिएट करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उसके थ्रू कराता है, ठीक है। उसमें एक मैनेजिंग पर्सन भी होता है, कि जो मैनेजिंग व्हीकल भी होता है जो मैनेज करता है इन सब चीज़ों को। तो वो बैंक एसपीवी के थ्रू मार्केट के अंदर बॉन्ड्स जो सिक्योरिटीज़ है उनको डालता है, और वहाँ से फंडिंग लेता है, और उनके बदले उनको कुछ इंटरेस्ट दे देता है। तो ये है। तो इससे क्या है, अभी अगर एक अच्छा मार्केट होगा, ये सेम चीज़ सिक्योरिटी, ये भी सेम चीज़ है, अगर एक अच्छा मार्केट होगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा होगा, तो इन्वेस्टर्स ऐसे स्ट्रक्चर्ड डेप्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और बॉन्ड की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए वो भी एक सही रिफ्लेक्शन होगा कि वो सिक्योरिटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं या कैसी सिक्योरिटीज़ है ना। वो भी एक बेंचमार्क अच्छा सेट होगा अगर मेरा मार्केट जो है डीप है। तो सीडीएस, रेपो और सिक्योरिटाइजेशन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं यूज़ कर पाऊँगा अगर मेरा मार्केट अच्छा होगा। सेम ये चीज़ है, चैनल हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल सेविंग इनटू द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो जो भी हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशनल सेविंग है वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स में या ऐसे कंपनीज़ के अंदर डाल के उनको फंड करके मतलब सपोर्ट कर सकती है सस्टेनेबल ग्रोथ। ये नॉर्मल था। तो इस पूरे
स्लाइड का इतना बड़ा मतलब था। हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी जाके हमें समझ आएगा कि भाई एक अच्छे मार्केट का क्या यूज़ है और क्या क्यों अच्छा एक मार्केट होना चाहिए। तो बॉन्ड मार्केट क्यों डीप होना चाहिए, वो इसका रीज़न ये सब था। अगला ये है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्रॉस कंट्री इनसाइट्स। अभी हम और कंट्रीज से भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं अपने बॉन्ड मार्केट को, या और बॉन्ड मार्केट और कंपनीज में और कंट्रीज़ में बॉन्ड मार्केट कितना अच्छा है। तो कंट्रीज़ लाइक यूएस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दे कॉम्बाइन स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर नॉर्म्स। अभी ये स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या होते हैं कि ये कंपनी जो है, जो इशूइंग कंपनी है, कंपनी इशूअर है, मतलब जो बॉन्ड को इशू कर रहा है, वो जो है ना अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का फुल डिस्क्लोजर देगा, ठीक है। या अगर कोई रिस्क है वो भी रिपोर्ट करेगा, अपने कैश फ्लो के बारे में भी जानकारी देगा, अगर उसने पास्ट में कोई डिफ़ॉल्ट कर रखा है उसके बारे में भी बताएगा, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को टाइमली शेयर भी करेगा और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। तो इन कंट्रीज़ में जो है ना स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, तो उन्होंने इसलिए ये कंट्रीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करती है, उनका मार्केट बॉन्ड मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो इसका मतलब ये था कि स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर नॉर्म्स कौन से हैं। अभी अगला ये है कि एक्टिव मार्केट मेकिंग। अभी एक्टिव मार्केट मेकिंग क्या है? जो एसपीडीज होते हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हो गए, बैंक्स हो गए, इसमें क्या है, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। जैसे एक्टिव मार्केट मेकिंग हो गई और डीप सेकेंडरी मार्केट हो गया। एक प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट में पहले ही हो जाता है, ये बैंक्स जो है ना पहले ही कर देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे तुम इस बॉन्ड को इशू कर रहे हो इस प्राइस पे, तो हम पहले से ही इतना ले लेते हैं, इतना पार्ट लेते हैं। ये एक मार्केट मेकिंग करते हैं। पर्टिकुलर बॉन्ड्स को पहले ही मार्केट में रिलीज होने से पहले ही, जो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं या उनको ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले ही बैंक्स या एसपीडीज जो है ना उनको बाय कर लेते हैं। तो इससे क्या है, जो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर पैसा डाल रही हैं, तो अब ये जब सेकेंडरी मार्केट में आएगा तो हम भी उसको खरीदेंगे। आईपीओ की तरह, एक तरीके से कोई कंपनी आईपीओ डालती है ना, तो वही, तो ये बैंक्स और एसपीडीज इसके अंदर पहले ही पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं प्राइमरी मार्केट में। वहाँ पर सिक्योरिटीज़ या कुछ भी जो है ना वो ट्रेड नहीं होता प्राइमरी मार्केट में, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में होता है। लेकिन अगर बैंक और एसपीडीज एक स्ट्रॉन्ग हमारा मार्केट है और फिर आईपीओ आते ही हमारा प्राइमरी मार्केट आते ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो सेकेंडरी में भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ऐसी कंट्रीज़ में एक एक्टिव प्राइमरी मार्केट होता है, हर एक इन्वॉल्व होता है, बैंक इन्वॉल्व होता है, एसपीडीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और डीपनिंग ऑफ सेकेंडरी मार्केट, वही कि ट्रेड जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेड होते रहते हैं, हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जो एक सही प्राइस है वो रिफ्लेक्ट कर पाता है रियल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अभी इसमें एक यूएस का भी एग्जांपल दिया है। द यूएस मॉडल शोज वाइड पार्टिसिपेशन अक्रॉस क्रेडिट रेटिंग सपोर्टेड बाय रियल टाइम ट्रेड रिपोर्टिंग, जिसका नाम ट्रेस है। एक बार देख लेते हैं, ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस इंजन, ठीक है। ट्रेस, जो ट्रेस की फॉर्म है ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस इंजन है। तो यहाँ पर भी ये रियल टाइम शो करता है प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड्स, और सब लोग देख सकते हैं रिसेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ये रोबस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी वजह से यूएस मॉडल बहुत ज़्यादा एक लेसन देता है कि हम अपने मार्केट के अंदर भी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं। यूएस मार्केट में एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे टैक्स क्रेडिट बॉन्ड्स भी हैं उधर, कि उनको बॉन्ड्स पे बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी उधर हैं। इसके अलावा क्या है, वहाँ पर एक एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है। जैसे हमारे यहाँ पर आईबीसी, नीचे देख लेते हैं, आईबीसी है ना, हमारे यहाँ पर आईबीसी है, आईबीसी 2016 है। उसके थ्रू हम कोई भी जो कंपनी जो जैसे कोई कोलेटरल होता है, अगर कोई बंदा एनपीए कर देता है और वो सिक्योर्ड टाइप है, तो जो भी उसका कोलेटरल, जैसे होम है, उसने होम को कोलेटरल रखा, तो उसको बेचने के लिए आईबीसी आता है। तो वहाँ पर क्या है, लोगों का पैसा जो है ना बहुत टाइम के लिए फंसता नहीं है। वहाँ पर एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है। हमारा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है अभी, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ट्राई कर रही है उसको अच्छा करने के लिए। तो वहाँ पर ये है, और एक रोबस्ट क्लियरिंग सिस्टम है, और वहाँ पर टारगेट फिस्कल इंसेंटिव्स भी हैं। जैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट हो गया वो मिलता है, रेगुलेटरी रिलैक्सेशन है,
और हम भी वो अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रेडिट एनहेंसमेंट हो गया, हम भी ये करते हैं, क्रेडिट एनहेंसमेंट देते हैं, ठीक है, हम देते हैं पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट। रेगुलेटरी में भी हमने एक स्वागत एफ आई नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हम टैक्स बेनिफिट भी देते हैं अब। तो हमने भी ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने स्टार्ट कर दी हैं। अब क्या क्या रिफॉर्म्स हैं एक बार वो भी देख लेते हैं कि सेबी ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। सेम चीज़, सेबी ने कुछ रिफॉर्म्स किए जैसे एनहेंस डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस नॉर्म्स। वो सेम चीज़ है कि एक कंपनी अपनी सारे के सारे डेप्ट्स को बताएगी कि हमारे इतने डेप्ट्स हैं, सारी की सारी अपनी फिजिकल हेल्थ बताएगी, और क्या उन्होंने पहले बॉन्ड होल्डर्स को पैसा दिया है, टाइम पे नहीं दिया है, वो सब चीज़ें बताएगी इसके अंदर, है ना। तो सेबी ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें एनहेंस किया है डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ऑफ सीआर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, उनको मैंडेट कर दिया है कि वो रिव्यू करते रहें अपनी रेटिंग्स को बार बार, कि चेंज होती रहती है ना, रिव्यू ऑफ रेटिंग। तो ऐसे टाइप के इनिशिएटिव्स भी ले आई है। और ये भी बोल दिया है कि ये क्लियर अकाउंटेबिलिटी रखें अगर कोई रेटिंग फेलियर होती है तो। और क्योंकि अगर ये सही से रेट नहीं करेंगी तो एक इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा कंपनी का जो बॉन्ड है उसमें, और बायस रेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। तो इनको अपना काम बहुत सही से करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को। और इससे क्या है, जो क्रेडिबिलिटी है ना, जो ये इशुएंस करेंगी बॉन्ड्स कॉर्पोरेट, वो अच्छी होगी, है ना, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर इन्होंने अच्छा रेट कर रखा होगा तो। अभी एक डिबेंचर होता है, ये डिबेंचर ट्रस्टीज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली मॉनिटर करते हैं इन सब की परफॉर्मेंस, जो ये बॉन्ड्स है ना, इन बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस को एक्टिवली देखते रहते हैं, और अर्ली वार्निंग्स इशू करते रहते हैं अगर इनको कोई प्रॉब्लम दिखती है। तो इंडायरेक्टली बॉन्ड होल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ये लोग, है ना। तो जो ये ट्रस्टीज़ होते हैं ना, वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, वॉच डॉग, कि कोई भी इन्वेस्टर जो है ना हेल्पलेस ना हो जाए डिफ़ॉल्ट के बाद, हेल्पलेस डिफ़ॉल्ट के बाद, आफ्टर डिफ़ॉल्ट ना हो, ऐसा डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वॉच डॉग की तरह काम करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड में भी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक ट्रस्टी पूरा बोर्ड बैठा होता है। तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के काम में, उस एजेंसी के अंदर काम में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन वो मॉनिटरिंग करता रहता है ये सब चीज़ों की। तो वो सेम चीज़ है यहाँ पर। तो ये वॉच डॉग की तरह काम करता है। अब अगला क्या है, आरबीआई के कुछ मेजर्स हैं। नहीं, अभी तो एक और चीज़ है ये, रिड्यूस कर दिया, सेबी ने एक और इनिशिएटिव लिया है, रिड्यूस फेस वैल्यू। अगर वो फेस वैल्यू रिड्यूस करेंगे ना, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स सस्ते दाम में या कम पैसों में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। और लिस्टिंग फ़ी अगर कम हो जाएगी तो जो बॉन्ड इशुएंस करने वाली कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड इशू आराम से कर पाएंगे, क्योंकि लिस्टिंग कॉस्ट कम है। एक लिक्विड विंडो फैसिलिटी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, बस ख़त्म ही होने वाला है। एक लिक्विड विंडो ये फैसिलिटी है, ये 2024 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था, कॉर्पोरेट बॉन्ड को सपोर्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब मार्केट को, इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करने के लिए उस पीरियड में जहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रेस अगर हाई है तो सिंपल टर्म ये एक बैकअप प्लान है। तो इसमें क्या है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है मैकेनिज्म, या कैश सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कैश सपोर्ट टू एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट को। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है। ये जो सेफ्टी विंडो है ना, ये तभी एक्टिवेट होती है जब स्ट्रेस टाइम होता है, नॉर्मल टाइम में नहीं एक्टिवेट होती। तो ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि वो सेल कर पाएँ अपने फंड्स को स्मूथली। कब? जब बायर्स मार्केट के अंदर हो ही ना, वो डिसअपियर हो जाए। अभी कैसा होता है, क्योंकि जो ये बॉन्ड मार्केट है ना हमारा, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत लंबी उनकी मैच्योरिटी टाइम लंबा होता है ना। तो और उनका डेली वॉल्यूम कम होता है। तो जब पैनिक क्रिएट होता है ना यहाँ पर, इसमें
कोई स्ट्रेस आ गया किसी भी रीज़न से, तो बायर्स जो हैं भाग जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। और जो अच्छे अच्छे बॉन्ड्स भी होते हैं ना, ट्रिपल ए बॉन्ड भी होते हैं या डबल ए बॉन्ड भी होते हैं, उनकी प्राइसिंग भी शार्पली गिर जाती है और इन्वेस्टर्स इसी चक्कर में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फोर्स सेलिंग ना करें या स्ट्रेस सेलिंग ना करें, इसके लिए उन्होंने ये एक विंडो प्रोवाइड करी है, सेबी ने एक इनिशिएटिव के थ्रू ये विंडो प्रोवाइड करी है कि ये जो कॉर्पोरेट, ये एलिजिबल मार्केट प्लेयर्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, लार्ज इन्वेस्टर्स हो गए, ये एक्सेस कर पाएँ कैश को, कैश अगेंस्ट बॉन्ड, ठीक है, या अपने जो बॉन्ड है उनको सेल कर पाएँ एक रीजनेबल प्राइस पे सेल भी कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें, और प्रिवेंट कर पाएँ फोर्स सेलिंग ना करें। तो ये इसलिए ही ये विंडो को लॉन्च किया है, ठीक है। और एक ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म जिसको बॉन्ड सेंट्रल बोलते हैं, बॉन्ड सेंट्रल या फैब में, मेरे ख्याल से मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, फैब में लॉन्च किया था, ठीक है, 27 फैब 2025 में भी, मुझे जहाँ तक याद है 27-28 एक तारीख थी जब ये सेबी ने लॉन्च किया था बॉन्ड सेंट्रल, जहाँ पर ये सारे के सारे बॉन्ड जो है लिस्ट होते हैं, मतलब लिस्ट क्या, मतलब वहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है इन बॉन्ड्स के बारे में, और फिर वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें। ये बॉन्ड सेंट्रल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया था। अभी आरबीआई ने कुछ थर्ड पार्टी रेपो रेट्स, रेपो फंक्शंस को उनका फ्रेमवर्क इम्प्रूव किया है। CDS का मैंने समझा ही दिया, CDS फ्रेमवर्क क्या है, इम्प्रूव किया है सेटलमेंट सिस्टम। तो एक बार ये देख लेते हैं, जो थर्ड पार्टी होता है, ये रेपो रेट का तो रेपो का तो पता ही है हमें, थर्ड पार्टी रेपो क्या होती है। इसके अंदर एक बोरोवर होता है, लेंडर होता है, 3 लोग होते हैं, है ना, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, CC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है। और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए हेल्प करता है, बॉन्ड को कोलेटरल रख के, सेम रेपो रेट वाला जो होता है वो सेम ही है। तो इससे बॉन्ड की लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है और एंकरेज होता है कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन ये बैंक्स बॉन्ड को होल्ड भी करें, क्योंकि उसके थ्रू इनको शॉर्ट टर्म फंडिंग मिल सकती है, ठीक है। CDS तो मैंने बता ही दिया है। और ये है मैंडेटरी मार्केट बोरिंग फ्रेमवर्क टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। वो ये सेम चीज़ है कि अगर लार्ज कॉर्पोरेट होंगे, वो लार्ज कॉर्पोरेट फंड को रेस करना चाहेंगे बॉन्ड मार्केट से रेदर देन बैंक, तो बैंक पे क्या है, वो जो सिस्टमिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा और इंक्रीज़ कर पाएंगे बॉन्ड मार्केट की डेप्थ को। इसलिए इन्होंने आरबीआई ने ये इसको लॉन्च किया है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, प्रमोशन ऑफ एनविट्स, जिनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और रिट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ग्रीन बॉन्ड्स एंड मल्टीपल म्युनिसिपल बॉन्ड रिफॉर्म्स। तो इसमें क्या है, जो फिजिकल एसेट होता है ना, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में, फिजिकल एसेट को। जैसे हमने एक एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम पढ़ी होगी, और ये उसमें फैब में जब हमारा हुआ था ना, ये फैब में जब हमारा बजट आया था इस बार का, तो उसमें ये बोला भी था एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम सेकंड आ रही है ना। तो इसमें क्या है, ये जो हाईवेज होते हैं ना, इनको ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके ट्रेड किया जाता है ना। तो उसके थ्रू इन लोगों को फंडिंग मिलती है और फिर वो और रोड्स बना देते हैं या हाईवेज बना देते हैं, ठीक है। तो अपने पड़े हुए एसेट्स को यूज़ कर लेते हैं इसके थ्रू। तो वो यही चीज़ है। और अभी मेरे ख्याल से इसको अप्रूवल भी मिल गया है। एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो कभी आएगा तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, ये सब चीज़ है। अगला देख लेते हैं। अब ये बहुत नॉर्मल है, अब ये वे फॉरवर्ड फेज स्ट्रेटजीज हम जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं। फेज़ 1 में शॉर्ट टर्म स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन, इम्प्रूव इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथन इंसॉल्वेंसी एंड रिकवर मैकेनिज्म। ये वही कि अगर रिकवर आसानी से कर पाएंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी वायर नियर रियल टाइम ट्रेडिंग रिपोर्टिंग, जैसे ट्रेस उनका था, ठीक है, US में था, वैसे हमारे पास भी एक रियल टाइम वो है। और मीडियम टर्म के लिए क्या है, डीपनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट, जैसे इन सारी सिक्योरिटीज़ या एडवांस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना हेज करने के लिए। ब्रॉडर इशूअर बेस, रिड्यूस कॉस्ट फॉर MSMEs का जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कम करना। एक्सपेंड करना इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग FPIs का और रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना। ये सब स्ट्रैटेजीज़ हैं इनकी, जो मैंने आपको बहुत पहले बताई दी है। ये रिटेल इन्वेस्टर क्यों कम है उसके बारे में रीज़न दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें।
अगला क्या है, ठीक है, थर्ड क्या है, फेज थर्ड लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बॉन्ड इकोसिस्टम, प्रमोट करना सस्टेनेबल फाइनेंस, ESG बॉन्ड्स का इनकॉर्पोरेट करना, कवर्ड बॉन्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना मार्केट में, या AIML का यूज़ करना प्राइसिंग के लिए और रिस्क असेसमेंट के लिए और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, ये इसका मेन वो था। तो अभी कंक्लूजन करते हैं। द रिपोर्ट एनविजन इंडियाज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट चाहते हैं कि एक्सीड हो जाए 100 से 120 ट्रिलियन रुपीज़ बाय 2030 एंड बिकमिंग अ कोर पिलर ऑफ द फाइनेंस सिस्टम एंड अ डीपर मोर लिक्विड बॉन्ड मार्केट विल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। मैंने बता दिया क्यों लिक्विड बॉन्ड मार्केट होना चाहिए, क्यों सेलिंग और बाइंग होनी चाहिए, वो क्यों सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को, ग्रीन ट्रांजिशंस को, MSME की ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को, और यह अलाइंग विद द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ विकसित भारत 2047। बस ये था पूरा बॉन्ड मार्केट का गेम और क्यों डीपन होना चाहिए बॉन्ड मार्केट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।